हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे से होंगे और आपका जो भी टारगेट है उस पर धीरे धीरे आप वर्क भी कर रहे होंगे, फोकस रह के अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, धीरे धीरे अपनी टारगेट की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपना एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहले एडिटोरियल में क्या बातें कही गई एक ब्रीफली देख लेते हैं। तो पहले एडिटोरियल में बात की जा रही है अर्बन हेल्थ केयर के बारे में, कि बोला जा रहा है कि पास्ट फ्यू डिकेड्स या पास्ट 5 ईयर्स से जितना हमने अर्बन सिटीज पर फोकस करके जो पॉलिसीज निकाली थी, कहीं ना कहीं उन्होंने सामने ला के रख दिया है कि वो एक फेलियर रही है हेल्थ सिस्टम के लिए, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वो कहीं ना कहीं उनका जो उनका फेलियर है वो एक्सपोज करके रख दिया है कि जो भी हमारी पॉलिसीज थी अर्बन के ऊपर, उनमें कहीं ना कहीं अर्बन हेल्थ केयर इतना ज्यादा इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाया या उन पे इतना ज्यादा फोकस ही नहीं किया गया। तो शुरू करते हैं अच्छे तरीके से, पूरे डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर कि क्या है क्या नहीं है। तो शुरू करते हैं। मेगा सिटीज जैसे हमारे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे रहे, यहाँ पे कोविड 19 के केसेस सबसे ज्यादा दिख रहे हैं और ये एक हेल्थ क्राइसिस दिखा रहा है कि किस तरीके से एक अर्बन क्राइसिस वहां पे दिख रहा है हेल्थ के ऊपर। ये सिर्फ यहाँ तक कि मेगा सिटीज तक ही नहीं है, इंडिया की हर सिटीज पब्लिक हेल्थ क्राइसिस से जूझ रही है। और कहीं ना कहीं एक जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो लिवलीहुड को लेके हैं, जो एम्प्लॉयमेंट को लेके हैं, कहीं ना कहीं उससे भी हमारी इंडियन सिटीज जूझ रही हैं। और अगर बात की जाए जो हमारे हायर परसेंटेज है जिन्होंने अपना अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जहां बढ़ा है वो अर्बन सिटीज में ही बढ़ा है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और ये एक अनसर्टेनिटी फ्यूचर में भी आगे दिख रही है, कोई इसका एक सर्टेनिटी दिख नहीं रही है फ्यूचर में कि कब तक ये अनसर्टेनिटी रहे। यानी कि पूरी तरीके से आने वाला फ्यूचर अभी अनसर्टेन है कि ये कब तक हमारा इस तरह की सिचुएशन रहेगी। तो क्वेश्चन यही है कि क्या इंडियन सिटीज इक्विप्ड हैं डील करने के लिए इस तरह की पैंडेमिक या इसके बाद के होने वाली सिचुएशन के लिए। तो बात यही है कि क्या कहते हैं, अगर हम देखा जाए पिछले 10 साल, यानी कि ज्यादा भी नहीं, सेवरल डिकेड्स भी नहीं, सिर्फ लास्ट डिकेड यानी कि पिछले 10 साल या 5 साल के अगर बात करी जाए, तो गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा अटेंशन अर्बन सिटीज पे रहा है। उनकी उसकी पॉलिसीज वगैरह ज्यादातर फोकस रही हैं अर्बन अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर, या नेशनल लेवल प्रोग्राम जितने भी रहे हैं वो अर्बन डेवलपमेंट पे रहे हैं। उनमें से एक था स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि एनडीए गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जिसके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं अभी जून 2020 में। तो अगर इसमें देखा जाए, स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम में क्या था, बेसिकली 100 सिटीज को चूज किया गया था जिनका रीडेवलपमेंट होना था। और रीडेवलपमेंट भी पूरी सिटी का नहीं होना था, एक पर्टिकुलर एरिया में ही ये रीडेवलपमेंट किया गया है। ये नहीं कि वो स्मार्ट सिटी के अंडर आ चुका है जो 100 स्मार्ट सिटीज चूज की गई थी, तो यानी कि वो पूरा ही जो एरिया है उसको स्मार्ट किया जाएगा या किस तरीके का नया रीडेवलपमेंट लेके आएगा। लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक कन्फाइंड रह गया था स्मॉल पोर्शन ऑफ द सिटी, यानी कि कुछ ही एरिया तक ही। 5 साल पूरे होने के बाद जो एक एंथुसियाज्म है, जो जिस एनर्जी के साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, कहीं ना कहीं वो खत्म हो चुका है। खत्म भी नहीं कहेंगे, बहुत धीमे पड़ चुका है, बिल्कुल इतने ज्यादा अब दिख नहीं रहा है उसमें एक एनर्जी, जो जिस एनर्जी के साथ वो स्टार्ट हुआ था। और जो इसमें प्रोजेक्ट लिए गए थे स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर, वो कहीं ना कहीं अपने शेड्यूल से बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं, वो कंप्लीट भी नहीं हो पाया है। और अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो इस पे करीब टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया गया था वो 2,05,018 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था, जिसमें से सिर्फ अभी तक 26,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट हो पाए। आप गैप देखिए, कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लेकिन अभी तक सिर्फ 26,700 करोड़ का ही प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए गए हैं। जो एक स्मार्ट सिटी एक ड्रीम प्रोजेक्ट बोला जा रहा था, जो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही थी इंडिया के सिटी की, वो कहीं ना कहीं अब कम होता जा रहा है, वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं अब दबता जा रहा है। अगर बात करी जाए कि जो प्रोजेक्ट जिन जहां पे वो चल भी रहे थे अच्छे से, वर्क मतलब उन पे काम अच्छे से हो रहा था जिन सिटीज में, वो भी कोविड 19 की वजह से वहां पे भी एक हाल्ट और एक हिंड्रेंस क्रिएट हो चुका है, उन पे भी अब वर्क नहीं कर रहा है। तो इन्होंने एक स्मार्ट सिटी मिशन ने क्या किया है, एक शॉर्ट शिफ्ट जो बेसिक सर्विसेज थी सच एज पब्लिक हेल्थ, इसका एक मतलब एक एक्सपोज करके रख दिया है कि जो पब्लिक हेल्थ है वहां पे इतने ज्यादा वो उभर के नहीं आ रही है। स्मार्ट सिटीज के अंदर भी उतना ज्यादा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। अगर एनालिसिस किया जाए, जो स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट थे उसमें करीब 500 प्रोजेक्ट, अगर 5,000 प्रोजेक्ट हम लें, उसमें से सिर्फ 69 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क किया गया है, जिनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो निकल के आई वो 2,112 करोड़ थी। यानी कि आप देख रहे हो कहाँ 2,05,018 करोड़ रुपए, और कहां सिर्फ 2,112 करोड़ रुपए खर्च किए गए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसमें से सिर्फ 69 प्रोजेक्ट्स पर वर्क किया गया, जहां 5,000 प्रोजेक्ट्स थे स्मार्ट सिटी के अंडर।
तो करीब ये जो कॉस्ट जो निकल के आई है 2112 करोड़, ये सिर्फ 1% है टोटल मिशन कॉस्ट के। अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट रहा है पब्लिक हेल्थ का इंडिया स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंदर जो भी है। हमेशा ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ये कोर एलिमेंट था ही नहीं स्मार्ट सिटी का। लेकिन अगर बात की जाए स्मार्ट वगैरह अगर वर्ड अगर आ रहा है तो इसमें एक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कुछ वर्क नहीं हुआ है। और अगर बात रही कि क्या कहते हैं रही पब्लिक हेल्थ की, तो पब्लिक हेल्थ जो है वो एक एसेंशियल रहा है, एसेंशियल टॉपिक रहा है उसके लिए, अर्बन रेजिडेंट्स के लिए और गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट रही है उसके लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी 12th शेड्यूल जो कि इंसर्ट किया गया था 74th अमेंडमेंट से। 74th अमेंडमेंट बेसिकली था ही म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, यानी कि 12th शेड्यूल जो रहा है वो 74th अमेंडमेंट्स के द्वारा इंसर्ट किया गया है, जो बात करता है पब्लिक हेल्थ में, जिसमें से 18 फंक्शन सिर्फ पब्लिक हेल्थ के ऊपर ही हैं जो म्यूनिसिपैलिटीज प्रोवाइड करेगा। बट क्या करें, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिटीज स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम पे चल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं इनको नेग्लेक्ट किया गया। अगर बात करी जाए, अगर देखा जाए तो इन प्रोग्राम में नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए था बेसिकली स्मार्ट सिटीज मिशन को। जो हमारे मिशन थे इन्होंने कहीं ना कहीं जो लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज थे या लोकल गवर्नमेंट्स के जो काम थे उनको कहीं ना कहीं जो उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उससे दूर कर दिया है इन स्मार्ट सिटीज मिशन की वजह से। आगे बात करें तो कोविड 19 ने और ज्यादा इस चीज को एक्सपोज करके रख दिया कि क्या वीकनेस रही इंस्टीट्यूशन की, क्या ह्यूमन कैपेसिटी इंडियन सिटीज की है, मतलब कितना ह्यूमन कैपेसिटी इंडियन सिटीज में है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क कर रहा है, या कितने हमारे पास वर्क फोर्स है अगर कैसी भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हमारे सामने आती है। अगर बात करें इंडियाज अर्बन लोकल बॉडीज जो कंटिन्यू जो लोकल बॉडी हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली वीक पड़ी हैं, उनके पास जो है वो अंडर स्टाफ्ड है, उनके पास पूरा स्टाफ भी नहीं है। सीधे सीधे बात करें, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेवल की वैकेंसी खाली पड़ी है आशा वर्कर्स के लिए, जो कि फ्रंट लाइन पब्लिक हेल्थ वर्कर्स रहे हैं इस टाइम पे, कोविड 19 के टाइम पे जो सबसे ज्यादा आगे अगर फ्रंट लाइन पे किसी ने वर्क किया है तो वो आशा वर्कर्स रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी भी एक हाई लेवल वैकेंसी खाली पड़ी है इन अर्बन एरियाज में, इनके लिए कोई मतलब इनके लिए वैकेंसी फिल ही नहीं की जा रही है। और अगर बात करें केरला में, एक पेंडेमिक के टाइम पे केरला में क्या हुआ, बेसिकली बहुत ज्यादा एक एफिशिएंसी के साथ वर्क किया उन्होंने, बहुत ज्यादा जल्दी कोविड 19 को कंट्रोल किया है, क्योंकि वहां पे जो उनका जो पॉलिटिकल मॉडल था वो बिल्कुल अलग था। वहां की जो डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उनका कहीं ना कहीं स्ट्रांग होल्ड है लोकल गवर्नमेंट, यानी कि लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रांग होल्ड है पूरी तरीके से। वो हाई इन्वेस्ट करते हैं अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, उन्होंने मतलब लोकल गवर्नमेंट ने ही वहां पे बहुत ज्यादा अपने पब्लिक हेल्थ केयर पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं उसी की वजह से इतना ज्यादा इफेक्टिवनेस केरला में देखने को मिली है। अगर बात करें, अगर हमें इस तरीके से कोविड 19 या किसी भी हेल्थ कंडीशन को अगर हमें और अच्छे से वर्क करना है, इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है अपना, या और इस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो हमें लोकल गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को पैसा देना पड़ेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना वहां पे खर्च करें और वर्क करें उस पे, और मॉनिटर करें अच्छे तरीके से चीजों को। अगर और इसके डिस्पाइट अगर हम देखें, जो हमारी पब्लिक जो हमारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रही है, यानी कि जो प्राइवेट सोसाइटीज रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा वर्क किया है। उन्होंने क्या किया है, एक अपने ही लेवल पे मॉनिटर किया है कोविड 19 के केसेस को वहां पे। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट और जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उन्होंने इतना अच्छा वर्क कर दिया जितना पूरा एक गवर्नमेंट नहीं कर पाई, जितना एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाई। तो बात करी जा रही है कि अगर हमें अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो हमें लोअर लेवल पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, उन्हें देना पड़ेगा, जिससे क्या कहते हैं वो उस जगह पे अपना वर्कफोर्स लगा सकें और उस पैसे का यूज कर सकें और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। तो यही वाली बात है कि अगर जहां पर रेजिडेंटल वेलफेयर एसोसिएशन जैसा इतना अच्छे से वर्क कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट अथॉरिटेरिज्म जो है नेबरहुड में वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, और जो हमारे गवर्नमेंट हैं, जो स्टेट्स के जो एसेंशियल चीजें हैं उन पे ही फोकस कहीं ना कहीं कम हो ही जाएगा खुद ब खुद।
अगर देखा जाए कोविड 19 को हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, अगर हम अपना वही सब बात कि लोकल गवर्नमेंट को कैपेसिटी स्ट्रेंथन करें, अगर वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को हम पैसा दें, वर्कफोर्स दें, तो कहीं ना कहीं अगर हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे तो कोविड 19 क्राइसिस में बहुत ज़्यादा हो गए। इन्वेस्ट हैविली इन अर्बन पब्लिक हेल्थ सिस्टम, हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रमोट करने पड़ेंगे बहुत सारे प्रोग्राम जो लेवलीहुड या अर्बन वनरेबल कम्युनिटीज़ में जो पनप रहे हैं उनके ऊपर, उनको उन प्रोग्रामों को प्रमोट करना पड़ेगा, जैसे नेशनल अर्बन लेवलीहुड मिशन या नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इनके ऊपर और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेट हमने इन पे ध्यान देना शुरू किया था। तो पहले हमें इनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तभी तभी कहीं जाके हम कोविड 19 क्राइसिस को अच्छे से डील कर पाएंगे। और अगर बात करी जाए नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जैसे और प्रोग्राम जैसी चीज़ें, मतलब हमें ऐसे एश्योरेंस जॉब जो प्रोवाइड करा सके, इस तरीके के प्रोग्राम लेके आने पड़ेंगे और लोकल बॉडी को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और केरला के जैसे देखा जाए तो इस तरीके के जो नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जिसकी बात की जा रही है कि गवर्नमेंट को स्टार्ट करना चाहिए, इस तरीके का प्रोग्राम केरला 2010 से कर रहा है, और उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड ने तो इस तरीके का इनिशिएटिव अभी कोविड 19 केस के क्राइसिस के टाइम पे शुरू ही किया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जहाँ पे केरला 2010 से इस पर वर्क कर रहा था, इसको लेके चल रहा था। उड़ीसा और हिमाचल और झारखंड ने अभी अभी ये शुरू भी कर दिया इस तरीके का प्रोग्राम। तो इस टाइम पे हमें जो हमारी प्रायोरिटीज हैं उनको उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, जो अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्या सही है क्या नहीं, किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हमें एक प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, खाली एक स्मार्ट सिटी मिशन जैसे प्रोग्राम लेके आने से कुछ नहीं होगा, उनको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में कितना हम हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं, कितना हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इस सब को अब अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो यही सब बातें थी इसमें। अगला हमारा जो टॉपिक है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यानी कि सोलर एनर्जी के ऊपर है। अगर आपको इसके ऊपर एक अच्छा सा आंसर लिखना है तो आप इस तरीके से कैरी कर सकते हैं कि अगर शुरुआत कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें हम कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का एक अलग कॉलम लेके चल सकते हैं, जिसमें अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमारा एक जो सोलर एनर्जी है वो आ जाता है। सोलर एनर्जी में हम बात कर सकते हैं कि सोलर एनर्जी क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इस तरीके से आप अगर कैरी करके चलेंगे, यानी कि रूट से लेके अगर आप चलेंगे, टॉपिक कहाँ से इवॉल्व हो रहा है लेके अगर आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। तो यही है कि अगर आपको इस टॉपिक पे अगर अच्छा सा आंसर या ऐसे लिखना है तो आप अच्छे से और भी पॉइंट्स अपनी तरफ से ऐड करके लिख सकते हैं, और बाकी जो इस एडिटोरियल में दे रखा है उस पॉइंट्स को अच्छे से आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा जो भी ये सोलर पावर के ऊपर जो भी इसमें बातें कही गई हैं उनको अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो बात की जा रही है अभी जो रिसेंट में नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है रीवा रीवा के अंदर एक 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट। तो उसमें यही है कि जो हमारे अभी तक जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो 35 गीगावाट थी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो 2024 तक का जो टारगेट था करीब 50 गीगावाट करने का, जो कि अभी कम कर दिया गया है। बेसिकली था तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब 100 गीगावाट का था 2022 तक, लेकिन अभी कोविड 19 की वजह से जो हमारा इफेक्ट पड़ा है, तो अभी एस्टिमेशन ये लगाया जा रहा है कि इंडस्ट्री सिर्फ 50 गीगावाट तक का ही इंस्टॉल कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं उसमें इसने क्या कहते हैं हमारे उस टारगेट की तरफ हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अगर बात करें तो हमें सिर्फ धीरे धीरे इन चीज़ों को सिर्फ जो हम जितना ज़्यादा इसमें हम अभी लेट हो रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी हमें एनालिसिस करके जो कट आउट हैं, जो हमारे वीकनेस वगैरह हैं, उनको दूर कर देना चाहिए। और जो हमें बेसिकली फोकस करना चाहिए मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, क्योंकि अभी हमारा क्या था, सोलर पैनल्स पे हम 90% सेल्फ रिलायंट नहीं थे, 90% हम डिपेंडेंट थे चाइना के ऊपर। तो कहीं ना कहीं चाइना में हमारे इंटरनल टेंशन और एक्सटर्नल टेंशन जो इतने ज़्यादा क्रिएट हुए हैं, उसकी वजह से अब हमें अपने ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो देखा जाए कि जो डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वो 3.1 गीगावाट थी लास्ट ईयर तक, जो काफ़ी ज़्यादा कम थी। और हमारा जो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा हम रिलायंट थे। हमारा जो एम्बिशन, जो ये हमारे मतलब जो सोलर पावर प्लांट के ऊपर, जो सोलर एनर्जी के ऊपर हमारा जो एम्बिशंस हैं, वो कहीं ना कहीं अब हमें एग्रेसिवली हमारी पॉलिसीज़ को एग्रेसिवली लेके चलना पड़ेगा।
अगर देखा जाए चाइना की हम बात करें तो चाइना में एकदम से इतना ज्यादा चीजें क्यों बढ़ी, चाइना का क्या रहा, वहाँ की एक्टिव गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, आइडेंटिफाई किया टेक्नोलॉजीज को, और ग्लोबली उनको फिर इतने ज्यादा ऊपर ऊंचे लेवल पे ग्लोबली फैलाया भी, इंपोर्ट किया गया जो रॉ मटेरियल था, जो क्रिटिकली रॉ मटेरियल था, जैसे पॉलीसिलिकॉन रहा, और जो भी सोलर मैन्युफैक्चरर्स रहे अब्रॉड में, उनको अपना जो रॉ मटेरियल है वो काफी ज्यादा बहुत सस्ते पे दिया चाइना ने। तो कहीं ना कहीं ये चाइना की पॉलिसीज थी जो अच्छे से उन्होंने अपने उस पर वर्क करी गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो अब हमें भी इस टाइम पे इन चीजों को ऊपर एनालिसिस करना चाहिए, हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अच्छे से इवॉल्व करना चाहिए। अगर हमें देखा जाए इस पेंडेमिक के टाइम पे ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमारे पास इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये प्लान कर सके एक नई ग्रीन डील, यानी कि एक अच्छी तरीके से ग्रीन डील बना सके। जैसे कि ईयू ने, अभी यूरोपियन यूनियन ने अपने आप को ही कमिट किया है, मतलब कमिटमेंट अपने आप को खुद को दिया है कि वो फ्यूचर ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जितने भी रहेंगे वो अलाइन रहेंगे इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स के साथ। और जो पर्टिकुलरली एनर्जी प्रोडक्शन होगा वो काफी ज्यादा कम कर दिया जाएगा, जो कोल बेसिस जो प्रोडक्शन था उससे काफी ज्यादा, मतलब पूरी तरीके से वहां से खत्म करने के लिए, यानी कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ चल रहे हैं। तो इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएं और अपना जो भी इंपोर्ट है वो ज्यादा बढ़ाए, जो क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अपना क्या कहते हैं एक कमिटमेंट किया है कि वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो इंडिया उस टाइम पे एक अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है इस स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। देखा जाए कि खाली सिर्फ एक डिफेंस के ऊपर हमें इतना ज्यादा फोकस नहीं रखना है, ये भी एक हमारा स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, इसके ऊपर भी पूरी तरीके से फोकस करना है। ये बात भी एक सजेशन दिया जा रहा है। अगर देखा जाए इंडिया आर्किटेक्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसने 120 नेशन को पहले ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, यानी कि 120 नेशन जो हैं इसके साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ जुड़ चुके हैं। तो अब इंडिया को लीडरशिप जो है वो दिखानी चाहिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और एब्जॉर्ब करना चाहिए जो भी सोलर फोटोवोल्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो काफी ज्यादा लो है, उसको अब कहीं ना कहीं उस पर फोकस करना चाहिए, और जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वहां पे सेल करना चाहिए, वहां पे जो फोटोवोल्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे उनको खुद डेवलप करना चाहिए, यानी कि इंडिया को इन्वेस्ट भी करना चाहिए जो भी मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। आगे हम बात करें तो जो की रिक्वायरमेंट रहेंगी जो इंटीग्रेटेड पॉलिसी के लिए, वो फुल्ली सपोर्टेड होनी चाहिए स्टेट्स के द्वारा, यानी कि इंडस्ट्री जो है उनको पूरी हेल्प मिले, पूरे लो कॉस्ट फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड मिले, यानी कि उन्हें पूरी तरीके से स्टेट हेल्प करे इंडस्ट्री सेटअप करने में, या जो भी जितनी भी और भी चीजें हैं जैसे सब्सिडी प्रोवाइड कराए स्टेट, इस तरह की पॉलिसीज लेके आनी पड़ेंगी। और अगर आगे प्रोग्राम में हम देखें जो इमरजेंसी ट्रेंड, अगर आगे इमरजेंटिंग ट्रेंड्स हम अभी देखें तो हमें सोलर पैनल्स को ज़्यादा इनोवेटली डेवलप करना चाहिए, कि खाली ये नहीं कि हमने खाली सोलर पैनल बना दिए, लेकिन नहीं, यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें न्यू टेक्नोलॉजी पर R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, उसके एस्थेटिक फोटोवोल्टेक जो विंडो होती हैं उसके एस्थेटिक पे वर्क करना चाहिए कि वो अच्छे दिखें। रूफ टाइल्स जो हैं जो हम बेसिकली बनाए जो बिल्डिंग्स के लिए, वो काफ़ी एस्थेटिक होनी चाहिए कि लोग खुद ही उन वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होने चाहिए कि लोग खुद से भी लगाएं। और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करना चाहिए, अर्बन जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उन पे काफी ज्यादा अच्छा खासा जोर होना चाहिए, और जो कॉमर्शियल यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट करना चाहिए सोलर एनर्जी के लिए। तो यही सब बातें हैं कि जो रैपिड प्रोग्रेस है वो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के साथ देखी जा सकती है इस टाइम पे, यानी कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ चाइना में बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में हमें जो कंपटीशन मिल रहा है उसके ऊपर एक जो प्रोग्रेस हमें लेके आनी है वो स्ट्रेटेजिकली ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा रिन्यूएबल का ये खत्म हो जाता है। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे इसमें दो तीन, जैसे कि क्या कहते हैं हमें मैन्युफैक्चरिंग पे वर्क करना चाहिए, और जो हमारी जो हमें एक लीडरशिप की तरह आगे उभर के आना चाहिए। काफ़ी कंट्रीज ने अपनी सोलर एनर्जी के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंडिया उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है। इंडिया सिर्फ खाली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो डिफेंस तक ही सीमित ना रखे, इस पर भी अपना अच्छा खासा फोकस रखे। बेसिकली यही सब बातें इसमें की गई हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं जो फैक्ट्स हैं जो प्री के, अभी प्री के लिए हम थोड़े एक फैक्ट्स भी देख लेते हैं। जो रीवा सोलर प्रोजेक्ट है उसके थोड़े प्रीलिमिनरी बेस्ड फैक्ट्स
जो पूछे जा सकते हैं वो ये है कि ये करीब 1500 हेक्टेयर में इसका टोटल एरिया है, जिसमें 3 यूनिट को लगाया गया है। पर यूनिट जो होगा वो 250 मेगावाट की एनर्जी जनरेट करेगी। इसको जो डेवलप किया है वो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड जॉइंट वेंचर कंपनी साथ में है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि एक पीएसयू है। यानी कि 3 कंपनियों ने इसको मिलकर डेवलप किया है सोलर पार्क को। एक है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि एक पीएसयू है। ये पहला सोलर प्रोजेक्ट होगा कंट्री का जो ग्रिड पैरिटी बैरियर है उसको ओवरकम करेगा। ग्रिड पैरिटी बैरियर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा सोलर जो एनर्जी डेवलप होती है, जो एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं वो करीब वो क्योंकि दिन में होती है, तो हमारा क्या है जो हम इसको ट्रांसमिट करते हैं तो दिन के लिए तो हमारा हो जाता है, लेकिन रात के लिए क्या होता है जो स्टोर्ड है वो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत देती है। तो जो ये जो काम करेगा यानी कि हमें फिर ज़रूरत पड़ती है जो हमारी थर्मल, हाइडल और न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो एनर्जी आ रही है उसकी ज़रूरत पड़ती है रात के लिए। तो ग्रिड कहीं ना कहीं इसमें फिर दिक्कत होती थी ग्रिड पे ही कि वो ट्रांसमिट करने पे इनको स्विच नहीं कर पाता था। तो कहीं ना कहीं इसी में ही मतलब इस तरीके ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ही सोलर स्टोरेज का भी वर्क किया गया है, यानी कि स्टोर भी किया जाएगा जो रात के टाइम पे भी ट्रांसमिट कर दी जाए। तो ये पहला है जो ग्रिड बैरिटी बैरियर जो आता था उसको भी ओवरकम करेगा। और करीब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 15 लाख टन जो हम CO2 पर ईयर प्रोड्यूस करते हैं वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, जो हमारा कार्बन एमिशन है। यानी कि हम 15 लाख टन पर ईयर जो हम CO2 प्रोड्यूस करते थे, यानी कार्बन एमिशन जो हम प्रोड्यूस करते थे उसको काफ़ी ज़्यादा ये रिड्यूस करेगा। मतलब इतना ज़्यादा हमारा कार्बन एमिशन को ये रिड्यूस कर देगा। दिल्ली मेट्रो इसमें से करीब 24% की एनर्जी सीधे लेगी और बाकी की 76% एनर्जी मध्य प्रदेश के लिए ही दी जाएगी। और बात करी जा रही है हमारा जो यूएन जनरल असेंबली में 2019 का स्टेटमेंट है, यानी कि हम कमिटेड थे कि करीब 450 गीगावाट की हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करें बाय 2030। इसमें पूरी तरीके की एनर्जी आ जाती है रिन्यूएबल एनर्जी कि हम विंड से भी प्रोड्यूस करेंगे, सोलर से भी करेंगे, टाइडल से भी करेंगे, थर्मल्स जियो थर्मल से भी करेंगे। तो यानी कि कंप्लीट जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रहा है प्रोड्यूस करने का वो 450 गीगावाट का रहा है बाय द एंड ऑफ 2030, यानी कि कौन से ईयर तक, 2030 तक। ये हमने कमिटमेंट कहाँ लिया, 2019 में यूएन जनरल असेंबली में। आगे बात करते हैं कि हमारे फार्मर्स ने इस टाइम पे जो हमारा कोविड-19 का क्राइसिस है जहाँ पे लेबर हमें मिल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं फोर्स किया है कि हम जो नई टेक्निक है उसको अडॉप्ट करें। तो उनमें से ही एक टेक्निक है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, यानी कि डायरेक्ट सीडिंग मेथड है क्रॉप का, वो कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं फार्मर्स। और इसका एक बोनस पॉइंट ये है कि स्टबल बर्निंग जो काफ़ी ज़्यादा होती थी वो कहीं ना कहीं कम होगी, बहुत ज़्यादा ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं। तो इसे अच्छे से एक बार देखते हैं कि अभी लेबर शॉर्टेज की वजह से क्या हुआ है। पंजाब के जो फार्मर्स हैं उन्होंने डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक का यूज़ किया है खरीफ सीजन के लिए। जो हमारी ट्रेडिशनल जो टेक्निक होती थी उसमें क्या होता था, वो ट्रांसफरेबल बेस्ड होती थी कि हम एक लिमिटेड एरिया में अपनी पौध लगाते थे, वहाँ पे उसको ग्रो करते थे। जब वो एक टाइम तक नर्चर हो जाती थी तो उस पौध को हम फिर ट्रांसफर करते थे बड़े खेत में, एक मतलब एक लिमिटेड दूरी पे उसको पिंच करके हम जो पैडी का है उसमें लगाते थे, एक पानी भरे हुए पूरे खेत में। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा उसमें लेबर चाहिए थी और टाइम कंज्यूमिंग भी मेथड था। अभी क्या है डायरेक्ट सीडिंग में क्या होता है, खेत में डायरेक्ट पहले ही सीड को वो कर देते हैं और फिर वहीं पे उसे नर्चर कर रहे होते हैं। एक अलग से मतलब नर्सरी सी नहीं बनानी पड़ती जैसे हमारे एक ट्रेडिशनल टेक्निक रहती थी राइस उगाने की। तो इसके यही सब है कि बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। एक तो लेस लेबर रिक्वायरमेंट, लेस वाटर नीडेड फॉर इरिगेशन, इंपॉर्टेंटली देयर विल बी वेरी लिटिल पोस्ट हार्वेस्ट स्टबल, जो यानी कि जो स्टबल बर्निंग होती थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एक फ़ायदा है वो है जो सॉइल की फिजिकल कंडीशंस रहती थी, यानी कि जो उसका टेक्सचर क्या है, उसका जो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं वो सब जो हैं वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे, यानी कि उनमें कभी कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। यानी कि अगर टेक्सचर चेंज हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं अगली जो हमारे क्रॉप के लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। तो ये फिजिकल जो कंडीशंस हैं सॉइल की वो बनी रहेगी। और जो हमारा मीथेन जो एमिट होता था पैडी फील्ड से वो भी बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत कम मीथेन एमिट होगा, ज़्यादा तो कम नहीं लेकिन लेस मीथेन एमिटेड एमिशन विल बी देयर। अगर क्रॉप की बात करें, क्रॉप जो है 10 से 11 दिन पहले मैच्योर हो जाती है, तो किसान के पास अच्छा खासा टाइम होगा कि वो अपने फील्ड को नेक्स्ट विंटर क्रॉप के लिए प्रिपेयर कर सके। अब ये जो क्या होता था ट्रेडिशनल मेथड में क्या था, जो हमारी क्रॉप थी वो
मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लेती थी। तो अगले जो हमारा नेक्स्ट जो विंटर क्रॉप जो आने का टाइम होता था उसमें कहीं ना कहीं फार्मर को टाइम नहीं मिलता था, तो वो क्या करता था, जो उसकी पराली होती थी उसको जला देता था, जिससे स्टबल बर्निंग कहते थे। और स्टबल बर्निंग की वजह से पूरा खासा इफेक्ट पूरे दिल्ली के ऊपर दिखता था, जो स्मोक फॉर्मेशन होता था, कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन जो बढ़ जाता था, तो वो एक्यूमुलेट हो जाता था पंजाब और हरियाणा में जब स्टबल बर्निंग होती थी बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे। तो अभी फार्मर्स के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा, तो इस वजह से वो स्टबल जो बचेगा उसको बर्न नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में भी कटौती आएगी। तो ये सब बातें बताई जा रही हैं कि एक जो डीएसआर टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा अब यूटिलाइज कर रहे हैं लोग अपने प्लांट्स, जो मतलब जो पैडी है, जो राइस क्रॉप कल्टीवेशन है, वो अब डीएसआर टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो बेनिफिट्स हैं, ये ऐसे ही नहीं है कि मतलब लोगों को सिर्फ वो, ये एग्रीकल्चर जर्नल में पब्लिश किए गए हैं, एक रिसर्च बेस्ड पे इनको निकाला गया है कि हाँ, इरिगेशन का कम यूज़ हो रहा है, लेस लेबर रिक्वायरमेंट पड़ती है, मीथेन का इमिशन काफ़ी कम हुआ है। तो ये आप जाके सीधे पढ़ भी सकते हैं एग्रीकल्चर जर्नल में, अगर आप डीएसआर टेक्निक डालेंगे तो आपको सामने ही दिख जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर जो भी नोटिफिकेशन या पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं @study with vc। आप सर्च बार में अगर स्टडी विद वीसी डालेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। थैंक यू।